नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई जबरदस्त चूक का गुनहगार कौन है। वो कौन था जिसने एसपीजी को गुमराह किया, गलत इंफॉर्मेशन दी। वो कौन था जिसने एसपीजी से पहले कहा कि रूट क्लियर है और 1.5 घंटे बाद कहा कि हिंसा हो सकती है, पीएम वापस चले जाएं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्यों कहा कि उस दिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े सारे रिकॉर्ड हाईकोर्ट में जमा कराए जाएं? क्या इस बात की आशंका है कि रिकॉर्ड के साथ हेराफेरी की जा सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब में फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक क्यों रुका? इसको लेकर आज मुझे जो जानकारियां मिली वो चौंकाने वाली है। आपको भी हैरत होगी कि पंजाब पुलिस के सबसे आला अफसर ने एसपीजी को मिसलीड किया, गलत जानकारी दी। आज यह पता चला कि एसपीजी और पंजाब पुलिस के डीजीपी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। डीजीपी ने एसपीजी से कहा कि रास्ता रोकने वाले वायलेंट हो सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, आप वापस लौट जाइए। जब मैंने सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा इसमें किसी साजिश की गंध आती है। उन्होंने कहा कि डीजीपी लेवल के हाई ऑफिशियल से इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तो क्या 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए था। डीजीपी जैसे सीनियर अफसर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, जब तक उनकी क्लियरेंस नहीं होती, जब तक उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाता, तब तक प्रधानमंत्री का काफिला आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर सवाल यह कि डीजीपी ने किसके इशारे पर यह काम किया? सवाल यह भी है कि पुलिस चाहती तो फ्लाईओवर मिनटों में खाली करवा सकती थी। वो कौन सी ताकत है जिसने पुलिस से कहा कि प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर पर बैठे रहने दो, प्रधानमंत्री को वापस जाने को कहो? मैंने आज केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के कई अफसरों से बात की, बहुत सी जानकारियां मिली, हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन मिली, और मैं एक एक डिटेल आज आपके साथ शेयर करूंगा। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का रूट अचानक बदला गया और 100 किलोमीटर का रूट तुरंत सैनिटाइज नहीं हो सकता। सवाल तो ठीक है, मैं इसके बारे में पता किया, लेकिन जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला है। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि 5 जनवरी को बारिश हो सकती है, इसलिए ऑल्टरनेटिव रूट पर विचार किया गया था। सड़क के रास्ते भटिंडा से फिरोजपुर जाने का रिहर्सल भी किया गया था। प्रधानमंत्री का एक एक मूवमेंट रिकॉर्ड होता है, रिपोर्ट होता है, और फिरोजपुर विजिट का सारा डिटेल रिकॉर्ड आज मेरे पास है। रिकॉर्ड कहता है 5 जनवरी को प्रधानमंत्री का प्लेन 10:20 पर भटिंडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मौसम खराब था तो सड़क के रास्ते से जाने पर काम शुरू हुआ। 48 मिनट के बाद 11:08 पर प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से फिरोजपुर के लिए निकला। इन 48 मिनटों के दौरान एसपीजी ने पंजाब पुलिस से कई बार बात की। पंजाब की पुलिस के सबसे बड़े अफसर डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से इस दौरान एसपीजी की 11 बार बात हुई। नोट कर लीजिए, एक बार नहीं, 11 बार। सुबह 10:30 बजे पंजाब के डीजीपी से पूछा गया था, क्या प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते जा सकते हैं? क्या रास्ता क्लियर है? सुबह 11 बजे डीजीपी ने प्रधानमंत्री के रूट को, सड़क के रास्ते को ग्रीन सिग्नल दिया, कहा रास्ता साफ है। उस वक्त तक डीजीपी ने एसपीजी को रास्ते में किसी तरह के प्रदर्शन के बारे में नहीं बताया था। इस बात की तरफ कोई इशारा भी नहीं किया था कि रास्ते में प्रदर्शनकारी हो सकते हैं, रोड जाम है। पता तो यह भी चला कि प्रधानमंत्री का काफिला 12:45 पर फिरोजपुर के पास फ्लाईओवर पर पहुंच गया। सामने प्रदर्शनकारी थे। उस वक्त तक भी एसपीजी को इसकी जानकारी नहीं थी, वरना प्रधानमंत्री के काफिले को और पहले रोका जा सकता था। पंजाब के डीजीपी और एसपीजी के अधिकारियों के बीच आखिरी बार बात दोपहर 1:05 पर हुई। तब डीजीपी ने एसपीजी को बताया कि लोग हिंसक हो रहे हैं, जिसके बाद एसपीजी ने प्रधानमंत्री को वापस ले जाने का फैसला किया और प्रधानमंत्री के काफिले ने फ्लाईओवर से ही यू टर्न ले लिया।
अब ये क्लियर हो गया कि पंजाब के डीजीपी ने प्रधानमंत्री के रास्ते में होने वाले प्रदर्शन की जानकारी, रोड ब्लॉक होने की जानकारी एसपीजी को नहीं दी। अब जांच सिर्फ इस बात की होनी है कि क्या डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने जानबूझकर यह जानकारी छिपाई या उन्हें किसी ने निर्देश दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि संभव ही नहीं है कि प्रधानमंत्री का काफिला सड़क पर हो और डीजीपी को यह ना पता हो कि सड़क आगे जाम है, वहां पर ट्रक हैं, ट्रॉलियां हैं और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि फिर यह सवाल आएगा कि डीजीपी ने रूट क्लियर करने की बात क्यों की थी, प्रधानमंत्री के काफिले को ग्रीन सिग्नल क्यों दिया था। अब सवाल है कि वो कौन था जिसके इशारे पर डीजीपी ने एसपीजी को मिसलीड किया। जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा था उस वक्त के कुछ क्लियर वीडियोज आज मुझे मिले हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री के रास्ते में इतनी भीड़, इस तरह का ब्लॉकेज देखकर एसपीजी के कमांडोज परेशान हो गए, चिंता में पड़ गए। उन्होंने पोजीशन ले ली थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि रूट को सैनिटाइज करने की कोई कोशिश की गई थी। बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवान तो तैनात थे, लेकिन प्रदर्शनकारी भी काफी बड़ी संख्या में थे। बसें खड़ी थी, ट्रक थे, ट्रॉलियां थी, ट्रैक्टर थे। एसपीजी के अफसर हथियार लिए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। मन में चिंता थी, घबराहट थी। वो प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भी हो सकता था। कुछ गार्ड्स प्रधानमंत्री की गाड़ी को घेरकर पोजीशन लिए हुए खड़े थे। पंजाब पुलिस के जवान भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन बिल्कुल कैजुअल थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, ऐसा कैसे हो गया। हैरानी की बात है कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से पंजाब पुलिस को खतरे के बारे में आगाह किया गया था। किस तरह की तैयारी करनी है यह डिटेल में बताया गया था और इसकी भी मेरे पास पूरी जानकारी है। मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रधानमंत्री के विजिट से पहले सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से पंजाब सरकार को कई लेटर भेजे गए थे। इनमें लिखित में साफ तौर पर प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर अलर्ट किया गया था। चिट्ठी मेरे पास है, उसमें साफ साफ लिखा है, भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्राहा, सतनाम सिंह पन्नू की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और संयुक्त समाज मोर्चा जैसे किसान संगठन प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त गड़बड़ी कर सकते हैं, रास्ता जाम कर सकते हैं। खासतौर पर हुसैनीवाला जाने के रास्ते पर किसान संगठन हंगामा कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसकी संभावना है। और इस चिट्ठी में तो यह भी लिखा है कि फिरोजपुर बॉर्डर, यह बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, सरहद है, पाकिस्तान से सीमा मिलती है, जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। वो जगह भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 14 से 15 किलोमीटर ही दूर है। चूंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स, हथियार के तस्करी के मामले बढ़े हैं। कई ऐसे इनपुट्स हैं जिनमें कहा गया कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स के जरिए हथियार, गोला बारूद गिराया जा सकता है। यह साफ साफ लिखा है। यह भी लिखा कि इस बात की आशंका है कि वीवीआईपी दौरों के वक्त पाकिस्तानी एजेंसियां इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल अपनी नापाक साजिश के लिए कर सकती हैं, इसलिए ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री के रास्ते में जिस तरह से प्रदर्शनकारी आए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिस तरह से खतरे में पड़ी, उसके बाद पूरे देश में चिंता जाहिर है। सिक्योरिटी एजेंसीज हैरत में पड़ गई। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मसला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है। उस दिन के सारे रिकॉर्ड हाई कोर्ट अपने कब्जे में ले ले, ताकि कोई रिकॉर्ड गायब ना हो जाए, किसी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा यह गंभीर मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने उठाए। उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की एक एक डिटेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रामन्ना की बेंच के सामने रख दी। सीजीआई ने कहा सुरक्षा में चूक, लापरवाही के कारणों की जांच करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की विजिट से जुड़े रिकॉर्ड और तमाम एजेंसियों के बीच हुए कम्युनिकेशन और फैक्ट्स को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस, एसपीजी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में सुरक्षा इंतजाम का पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंप दें। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए के अफसर को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोऑर्डिनेट करके नोडल ऑफिसर बनाया। ये दोनों अधिकारी न तो पंजाब सरकार और न ही पंजाब काडर से ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मसले की जांच से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को अलग कर दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की थी, इसलिए मामले की जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। जांच में एनआईए को भी होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब पीएम का काफिला सड़क से गुजरता है तो राज्य के डीजीपी को भी उस रोड का इंस्पेक्शन करना होता है, उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। लेकिन फिरोजपुर के एसपी प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। तुषार मेहता ने कहा, अगर फिरोजपुर में पीछे का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता तो सोचिए प्रधानमंत्री के साथ क्या होता। इस मामले में पिटिशनर मनिंदर सिंह ने बार बार कहा, जिस तरह के फैक्ट सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं और जो बयानबाजी हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि मामले को हल्का करने की कोशिश हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मनिंदर सिंह ने कहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना और अब सोमवार को जांच की दिशा तय होगी। एक बार फिर सुनवाई होगी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, लेकिन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ड्रामा कर रहे हैं, सुरक्षा में चूक का स्वांग रचा जा रहा है। जब सिद्धू मीडिया के सामने आए तो शुरू में उन्होंने लिखी हुई लाइनें पढ़ी, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, प्रधानमंत्री की जिंदगी पर किसी तरह का खतरा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें ठीक ठाक कही गई थी। इसके बाद सिद्धू का जो रिटर्न स्टेटमेंट था वो खत्म हुआ, सियासी लाइन शुरू हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि रैली में भीड़ नहीं आई इसलिए मोदी ने इतना बड़ा ड्रामा रच दिया। सिद्धू के बिल्कुल यही शब्द थे कि ड्रामा रच दिया। आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये संकेत दिया कि जांच सेंट्रल एजेंसीज करेंगी। इसका अंदाजा सिद्धू को है, कांग्रेस के नेताओं को है, चीफ मिनिस्टर चन्नी को है। इसलिए आज सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो एसपीजी करती है, आईबी और दूसरी सेंट्रल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर पंजाब पुलिस से ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है?
क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। सवाल पंजाब की एजेंसियों से क्यों पूछे जा रहे हैं? पंजाब के डीजीपी ने किस तरह एसपीजी को गुमराह किया, ये मैंने आपको डिटेल में बताया, पूरे रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिए। होम मिनिस्ट्री की जो टीम आज जांच करने के फिरोजपुर पहुंची, उसने पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, एडीजी साइबर क्राइम जी नागेश्वर राव, एडीजी जितेंद्र जैन, आईजीपी पटियाला मुखविंदर सिंह चिन्ना, डीआईजी फिरोजपुर इंदरबीर सिंह, फरीदकोट के डीआईजी सुरजीत सिंह को तलब किया। पंजाब पुलिस के सारे अफसर होम मिनिस्ट्री की टीम के सामने पेश हुए। इनके अलावा फिरोजपुर के उपायुक्त दविंदर सिंह, फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस, मोगा के एसएसपी चरणजीत सिंह सोहल, कोटकपुरा के ड्यूटी मजिस्ट्रेट वरिंदर सिंह, लुधियाना के जॉइंट कमिश्नर अंकुर महेंद्रू, बठिंडा के उपायुक्त एपीएस संधू, बठिंडा के एसएसपी अजय मलूजा और फिरोजपुर के वीवीआईपी कंट्रोल रूम के प्रभारी से भी प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त दिए गए निर्देश और उनकी एग्जीक्यूशन के बारे में पूछताछ हुई। इससे संबंधित सारे रिकॉर्ड मांगे गए और इस दौरान होम मिनिस्ट्री की तरफ से आज बठिंडा के एसएसपी को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक के बारे में कल शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। होम मिनिस्ट्री ने कल पंजाब सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। आज पंजाब सरकार की तरफ से 2 पेज का नोट केंद्र सरकार को भेजा गया। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के संभावित कारणों को लेकर कुछ पॉइंट बताए गए हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि चूंकि इस मामले की जांच अभी हो रही है, इसलिए डिटेल रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजना संभव नहीं है। अभी तक जो संभावित कारण लगते हैं वो बताए जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट जांच होने के बाद सामने आएगी। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि पंजाब सरकार अभी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को कितने हल्के में ले रही है। आज पंजाब पुलिस ने इस मामले में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिरोजपुर के कुलगारी थाने में एफआईआर दर्ज की है। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने 150 अनजान लोगों पर रोड जाम करने का केस दर्ज कराया है। और जानते हैं एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ दफा क्या लगी है? आईपीसी की दफा 283, इसके तहत मामला दर्ज हुआ है। और यह दफा क्या है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला है, लेकिन इस बात का जिक्र ही नहीं है। इस दफा का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया। और समय में भी फर्क है। एफआईआर में आरोपियों पर जो दफा लगाई गई है उसमें 200 रुपए जुर्माने का प्रोविजन है, यानी आरोपी 200 रुपए का जुर्माना भर के थाने से जमानत ले सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। और यह दफा उन लोगों के खिलाफ लगाई जाती है जो छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन करते हैं या फिर ट्रैफिक जाम कर देते हैं। पुलिस साधारण सा केस लगाती है तो 283 लगाती है और थाने में जमानत मिल जाती है। पुलिस के पुराने अफसर इस एफआईआर को देखकर हैरान हैं, आश्चर्यचकित है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन ने कहा कि इस एफआईआर से क्लियर है कि पुलिस सीरियस नहीं है, वरना ऐसे केस में सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल हास्यास्पद मानता हूं और इस प्रकार का कानून के साथ खिलवाड़ किया जाना यह कतई भी उचित नहीं है। वह मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय
इसका बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेंगे। ये बहुत गंभीर धाराओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जिसमें कि हाईवे को रोक रखा है, बहुत बड़ा समूह है, और इस प्रकार का मुकदमा दर्ज किया जाना इतनी हल्की धारा में, जिसमें कि 200 रुपए के फाइन का प्राविधान है, यह बहुत ही, मैं इसको शर्मनाक मानता हूं। और यह दिखाता है कि वहां की पुलिस इस घटना के प्रति कितनी गंभीर है। बात तो सही है, सवाल प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, और मुकदमा ऐसी धाराओं में दर्ज जिसमें सजा के तौर पर 200 रुपए जुर्माने का प्रोविजन हो, तो पुलिस का, पंजाब की सरकार का इंटेंशन, उनकी नीयत क्लियर हो जाती है। इसीलिए आज बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इस तरह की हरकत पंजाब सरकार के लेवल पर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ चरणजीत सिंह चन्नी नहीं कर सकते। इस साजिश में कांग्रेस हाईकमान इन्वॉल्व है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने मौत के मुंह में धकेल दिया था, वो तो भगवान की कृपा थी, लोगों का आशीर्वाद था जो मोदी जी बच गए। ये चूक नहीं थी, ये संजोग नहीं था, बल्कि एक साजिश थी प्रधानमंत्री को की हत्या की। जिस ढंग से आगे रोक लिया गया, ये कभी किसी भारत के अंदर कहीं देखा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, और पीछे भी आवाज कर रहा है कि उधर से भी घेरो, और ये भी दिखाई दे रहा है कितना नजदीक से लोग मोबाइल से कैप्चर कर रहे हैं। अगर उस स्थिति में ड्रोन और आर्म्स का उपयोग किया गया होता तो क्या होता। इस साजिशकर्ता को कभी देश माफ नहीं करेगा। केवल पंजाब की सरकार साजिशकर्ता नहीं है, बल्कि बैठे हुए दिल्ली से तार जुड़ा हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई गंभीर मामला नहीं है, कोई चूक नहीं हुई। अगर ये गंभीर नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती तब गंभीर होती? इससे बड़ा गंभीर और क्या होगा। एक प्रधानमंत्री लग रहा है कि सुरक्षा उसकी कोई व्यवस्था ही ना की गई हो। गिरिराज सिंह साफ बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की आशंका जताई, गंभीर आरोप लगाया, और वो ऐसी बातें कहते हैं जो ज्यादातर नेता नहीं कह पाते। आज जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कमेंट किया। गजेंद्र शेखावत पंजाब बीजेपी के प्रभारी हैं, और यह बात सही है कि वो संयुक्त समाज मोर्चा के कुछ संगठनों ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली का विरोध करने की कॉल दी थी। गजेंद्र शेखावत ने इन किसान संगठनों से बात की थी, ज्यादातर किसान संगठनों से बात हो भी गई थी, और उन्हें बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री जल्दी ही उनसे मिलेंगे। इसके बाद शेखावत निश्चिंत थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया गया, रोड जाम कर दिया गया, तो वो भी चिंता में पड़ गए। आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, वो दिल दहलाने वाला है। उस दिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। उस वक्त कुछ भी हो सकता था। वीडियो सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में, वेब प्लेटफॉर्म पर सब जगह अवेलेबल हैं कि प्रधानमंत्री जी को किस तरह से प्रधानमंत्री जी के काफिले को ठीक जहां लोग प्रदर्शनकारी बैठे थे उस मुहाने तक जाने दिया गया। सामने से बस आ रही है, उसको एसपी जी ने गाड़ी लगा करके उसको रोका है। सबको देख करके जो है दिल दहल जाता है, कलेजा कांपता है कि कितनी बड़ी अनहोनी देश के प्रधानमंत्री के साथ में हो सकती थी। अब जो फैक्ट सामने आए, जो डॉक्यूमेंट सामने आए, जो वीडियो सामने आए, जो सबूत सामने आए, उससे पंजाब सरकार की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस की लीडरशिप की मंशा पर शक जताया जाना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से जांच का रास्ता साफ कर दिया है, इसलिए अब कांग्रेस के नेता चाल बदल रहे हैं। आज दिन भर कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेन के मसले को पंजाब का अपमान बताने की कोशिश की गई। बार बार कहा गया कि पंजाब के लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं, उनकी सुरक्षा में जान लगा देते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का इल्जाम
पंजाबियों का अपमान है। और आज ये बात नवजोत सिद्धू ने भी कही। सिद्धू ने कहा कि पंजाबियत ऐसी नहीं है, पंजाब के लोग ऐसे नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने पंजाब का अपमान किया है। आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, ये सफल नहीं होगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि पंजाबियत और पंजाब की बात सिद्धू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सामने चुनाव है। उनको लगता है इससे शायद पंजाब की जनता की भावनाएं भड़क जाएंगी। चरण सिंह से चन्नी, चीफ मिनिस्टर, वो 2 कदम आगे निकल गए। एक पब्लिक मीटिंग में चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का बहाना बनाकर बीजेपी पंजाब को बदनाम कर रही है। चन्नी ने कहा अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर आंच आएगी, प्रधानमंत्री पर गोली चलेगी, तो वो अपना सीना आगे कर देंगे, प्रधानमंत्री को खरोंच नहीं आने देंगे। कितने दिन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी 5 दिन तो पहला ऐसे सारा कुछ कब्जा कर लिया ते अपनी रैली में छुपाने वास्ते इन्नी घटिया राजनीति दे रहे कि जी साड़ी उत्ते खतरा हो गया। हम सारे हिंदुस्तान के पंजाबियों को बदनाम कर रहे, सारे हिंदुस्तान के पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। मैं आज कह रहा प्रधानमंत्री को खतरा होवे तो पंजाब का मुख्यमंत्री अपनी छाती से गोली खाएगा। प्रधानमंत्री को खतरा होवे, पंजाब का बच्चा बच्चा के खड़ेगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए इस बात पर कौन यकीन करेगा कि प्रधानमंत्री पर खतरा होगा तो चन्नी साहब अपना सीना आगे कर देंगे। और मजे की बात है कि जिस तरह की बातें सिद्धू कह रहे हैं, जिस तरह की बातें चन्नी कह रहे हैं, वही बातें पाकिस्तान की मीडिया में कही जा रही हैं। पाकिस्तानी चैनल पर वही तस्वीरें और वही वीडियो चलाए जा रहे हैं जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अपलोड किए गए थे। और इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं तो आपको भी अंदाजा होगा। जिला फिरोज में किसानों ने मोदी का काफिला रोक लिया। किसानों ने उनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी की, जिसकी वजह से कई मिनट तक नरेंद्र मोदी की गाड़ी वहां रुकी रही। नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी टीम ने उन्हें पंजाब के दौरे पर भारतीय वजीर आजम को शर्मिंदगी का सामना, मुजाहिरीन ने रास्ता रोक दिया। भारतीय वजीर आजम का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। रास्ता न खुलने पर वजीर आजम मोदी को मुजव्विजा प्रोग्राम मंसूख करके वापस लौटना पड़ा। पाकिस्तान में मीडिया भी यही कह रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का बहाना बनाकर सियासी ड्रामा कर रही है। आप पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर हुई डिबेट सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कांग्रेस के नेताओं के बयान सुन रहे हैं। इंडिया में एक अजीब सा वाकया हुआ है। वो वाकया जो है वो सर पैर समझ नहीं आ रहा उसका। वो कांग्रेस और बीजेपी के आपस में उसमें झड़प खड़ी हो गई है। और वो ये है कि वजीर आजम मोदी जो है वो पंजाब जा रहे थे। पंजाब में फिरोजपुर उनका एक रोड है, उस पर कहीं से उन्होंने आगे जाना था। पंजाब मशरकी पंजाब में हुकूमत जो है कांग्रेस की है। वहां पर उनकी गाड़ी फंस गई और गाड़ी फंस गई और आगे मुजाहरा हो रहा था। और मुजाहरा हो रहा था, मुजाहिरीन बैठे हुए थे और वो किसान और मुजाहरे, तो वो 20 मिनट तक गाड़ी फंसी रही, उसके बाद वापस हुए। अब उसके बाद जनाब हंगामा, ये उसकी आज कुछ तहकीकात वगैरह शुरू हो गई हैं कि वहां पे ये कोई वजीर आजम मोदी को कोई मारने की साजिश थी, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, कोई क्या हुआ था, कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा। वो कांग्रेस वाले कुछ और वजाहतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ये हमें पहले बताया ही नहीं था, इन्होंने बाय रोड आ रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आई बात, क्योंकि एक ब्लू बुक होती है और उसमें हमेशा एक
कॉन्टीजेंसी प्लान हमेशा होता है कि अगर वजीर आजम ने फ्लाई करना है हेलीकॉप्टर मौसम खराब हो जाए तो रोड को भी क्लियर रखना है, नीचे अचानक लैंडिंग करनी पड़ जाए, मतलब ये कोई अजीब सी बात है। और वो जो कांग्रेस वाले वो कह रहे ड्रामा किया है मोदी ने। अच्छा। ये सारा का सारा ड्रामा है, पब्लिसिटी हासिल करने को वाकई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम मुकम्मल कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इन्होंने सारा ड्रामाबाजी की है और वो हमें बदनाम करने के लिए पूरा ड्रामा है। और वो बीजेपी कह रही है कि हमें हमारे वजीर आजम को मारने की साजिश है। अब मसला ये है कि क्या है, कुछ तो हुआ है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच पर मजाक उड़ाया जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सिद्धू मजाक करें, यह भी कोई नई बात नहीं है, पर इस बार मामला गंभीर है। देश के बड़े बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हैं कि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रुका, यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। प्रधानमंत्री के काफिले को तो 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इसकी जांच में एनआईए को शामिल किया है। कल सोनिया गांधी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही हुई, यह गंभीर मामला है। लेकिन पंजाब में चन्नी और सिद्धू की जोड़ी आज भी यह कह रही है कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा था ही नहीं, 20 मिनट तक रुकना पड़ गया तो क्या हो जाता। चन्नी और सिद्धू को कैसे पता कि कोई खतरा नहीं था? क्या उनके पास पाकिस्तान से मैसेज आया था कि आतंकवादी आज छुट्टी पर हैं? उन्हें किसने बताया कि मोदी जी पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या खुले फ्लाईओवर पर हमला नहीं हो सकता था? क्या वहां किसी ड्रोन हमले की गुंजाइश नहीं थी? चन्नी और सिद्धू को कैसे पता चला कि कोई खतरा नहीं था? यह मजाक नहीं तो और क्या है कि सिद्धू से प्रधानमंत्री की रैली में आई भीड़ से जोड़कर देखें। यह हास्यास्पद नहीं तो और क्या है कि कांग्रेस का कोई नेता मोदी जी से पूछे कि हाउ इज द जोश, कोई कहे कि प्रधानमंत्री ड्रामा कर रहे थे। आज जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, उनके आधार पर चन्नी और सिद्धू जैसे नेताओं की बातें बचकानी लगती हैं। अच्छी बात यह कि जाने माने वकील मनिंदर सिंह ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया है। आज सुप्रीम कोर्ट की बात सुनकर सिद्धू और चन्नी जैसे नेताओं को यह बात समझ शायद आ जाए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक गंभीर मामला है और ऐसे मामलों में हल्की बातें नहीं की जानी चाहिए। हालांकि जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यह तय कर देगा कि जांच कैसे होगी, कौन करेगा। बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है और कांग्रेस अपने बचाव की तैयारी में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बातों से आगे निकल गए हैं। आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के 2nd कैंपस का उद्घाटन किया और इस मौके पर ऐलान किया कि देश ने आज एक और माइलस्टोन पार किया। देश में कोरोना वैक्सीन की 150 करोड़ से ज्यादा डोज एडमिनिस्ट्रेट कर दी गई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे कैंपस का उद्घाटन किया। ये 460 बेड का अल्ट्रा मॉडर्न कैंसर इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट को बनाने में करीब 530 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें से 75% पैसा केंद्र और 25% राज्य सरकार ने दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका श्रेय लेने की बात नहीं की, सिर्फ यही कहा कि अब बंगाल के लोगों के इलाज में और सुविधा होगी, बंगाल के लोगों को और बेहतर इलाज मिलेगा। जब मोदी इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर रहे थे, उसी वक्त देश ने वैक्सीनेशन के मामले में 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया, तो मोदी ने वैक्सीनेशन की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन से इतने कम वक्त में 150 करोड़ वैक्सीनेशन बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह भारत की मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। जिस तरह देश के हेल्थ वर्कर्स ने इतने बड़े काम को स्मूथली पूरा किया, वो पूरी दुनिया के लिए एक हैरान करने वाली मिसाल है। साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये
किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। भारत के लिए ये प्रतीक है आत्मविश्वास का, ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, ये प्रतीक है आत्मगौरव का। मैं आज इस अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। हालांकि मोदी ने इस मौके पर कोई सियासी बात नहीं की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ी हुई थी। ममता इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री से पहले बोली और उन्होंने अपना भाषण बहुत गुस्से में शुरू किया और ममता का अंदाज देखकर लोग हैरान भी रह गए। लेकिन मोदी ने बड़ी शांति के साथ, संयम के साथ ममता की बात सुन ली। ममता ने कहा कि मोदी जी, जिस संस्थान का उद्घाटन आप आज कर रहे हैं उसका उद्घाटन तो वो पहले ही कर चुकी हैं। और इसके बाद ममता ने यह भी गिना दिया कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस इंस्टीट्यूट को बनाने में 25% पैसा दिया है। रोजमर्रा के खर्चे भी बंगाल की सरकार उठाती है। माननीय मुख्यमंत्री পশ্চিমবঙ্গ শ্রীমতী মমতা আছে যে আজকের অনুষ্ঠানের উপলক্ষে নিজের বক্তব্য আমাদের সামনে রাখেন। অনেক ধন্যবাদ সঞ্চালিকাকে। At least you have forgotten my title also. That's okay. Or you became nervous. मैंने ये प्रोग्राम में किया है प्रधानमंत्री के लिए, because प्रधानमंत्री जी is virtually inaugurating this project. माननीय स्वास्थ्य मंत्री मेरे को 2 दफे फोन किया था। इसी के लिए मैंने सोचा कि एक कलकत्ता का प्रोग्राम जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट, उन्होंने खुद इंटरेस्ट लिया है, उनको जानकारी के लिए मैं कहने चाहूंगी कि इसका उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर दिया। कैसे कर दिया? जब कोविड हुआ था, जब हमको कोविड का सेंटर का जरूरत था, तब मैंने खुद एक दिन उधर में गया। फिर राजारहाट सेकेंड कैंपस चित्तरंजन हॉस्पिटल को मैंने देखा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है और उधर में हम लोगों ने बना दिया था। ये हमको बहुत काम पे आया। प्रधानमंत्री को जानकारी के लिए खुश होगा कि इसमें 25% राशि हम लोग भी स्टेट से खर्चा कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो फंडिंग 25% एंड ऑल्सो रिकरिंग खर्चा जो है इस साल का 71 करोड़ वो भी स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। एक कैंपस करने के लिए 11 एकड़ लैंड हम कैंसर हॉस्पिटल को दिया है। इसी के लिए कोई काम में सेंट्रल स्टेट को एक साथ में काम करने पर, इसी के लिए जब पब्लिक का काम पे आए और पब्लिक को डेवलपमेंट के लिए आए। इंस्टीट्यूट के उद्घाटन को लेकर के ममता बनर्जी जो कह रही हैं उसमें आधा सच है। अब पूरी बात क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। असल में कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान ममता ने इस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को कोरोना का सेफ हाउस यानी कोरोना सेंटर बना दिया था। कोरोना सेंटर के तौर पर इस बिल्डिंग का इस्तेमाल करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी और केंद्र ने हालात को देखते हुए इसकी इजाजत दे दी थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने कोविड सेंटर के उद्घाटन किया। ये कैंसर इंस्टीट्यूट है, इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज जो किया वो कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकंता मजूमदार ने कहा कि ममता जानबूझकर इस तरह की बातें कहती हैं, वो हर बात में सियासत करती हैं और वो उसे ठीक नहीं मानते। कुछ महीने पहले वहां पे कोविड का सेफ हाउस इस्तेमाल करने के लिए राज्य ने केंद्र का अनुरोध किया था, केंद्र ने दिया था। कोविड और कैंसर दोनों सी से शुरू होता है, लेकिन इसलिए मुझे लगता है ममता बनर्जी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल और कोविड सेफ हाउस में क्या आसमान जमीन का फर्क है।
शायद ममता बनर्जी वो भूल गए हैं, तो इसलिए वो सोच रहे थे वो सेफ हाउस हो गया तो इसका उद्बोधन हो गया या इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट तो ऐसे नहीं होता सेफ हाउस से, तो इसलिए ममता बनर्जी शायद उम्र हो रही है इसलिए दोनों सी को कॉन्फ्यूज कर दिया, कैंसर और कोविड को। वैसे तो ममता बनर्जी पुरानी नेता हैं, सियासी तौर पर बहुत मैच्योर हैं और वो चाहें तो बहुत मीठा भी बोल सकती हैं, लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनके तेवर क्यों बदल जाते हैं। आप सोचिए, केंद्र सरकार ने जिस इंस्टीट्यूट को बनाने में 75% पैसा दिया, अब मोदी ने तो उसका श्रेय लेने की आज कोशिश नहीं की, एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार का कंट्रीब्यूशन 25% है, फिर भी ममता बनर्जी ने इसका पूरा क्रेडिट लिया। चलिए, क्रेडिट लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, 25% ही सही, ऑपरेशनल कॉस्ट वो देती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस तरह की बात करना प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अपमान है। मोदी कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर रहे थे और फिर इस मौके पर चीफ मिनिस्टर यह ऐलान करें कि वो इसका उद्घाटन पहले कर चुकी हैं। ये एक तरह से प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के लायक नहीं है, मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश है। ये हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है, ये स्वस्थ राजनीति नहीं है, ये लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ भी है। और मैं कहूंगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है कि उन्होंने ममता की बात को तवज्जो नहीं दी, उस पर रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ विकास की बात की, जनता की भलाई की बात की, मिलकर काम करने की बात की। और आज की परेशान करने वाली खबर आपको बता दूं, कोरोना पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 302 लोगों की मौत हो गई है। पिछले साल 6 जून के बाद यह पहला मौका है जब एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले आए हों। कोरोना के केसेस में इतने जंप में सबसे ज्यादा रोल महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिविटी रेट सबसे तेजी से बढ़ रहा है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,213 नए केसेस आए और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26% हो गया। दिल्ली में आज 17,335 नए केसेस आए और पॉजिटिविटी रेट 18% के करीब पहुंच गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। इसमें 20,971 केसेस अकेले मुंबई के हैं। मुंबई में जो हालात हैं उसके बाद लॉकडाउन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मुंबई के मेयर ने कहा कि लॉकडाउन आखिरी कदम होगा, उस पर फैसला चीफ मिनिस्टर करेंगे। इसीलिए मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर सबके विनंती करती हूँ, नम्रता से विनंती करती हूँ कि ये गांभीर्य से ले लो, क्योंकि लॉकडाउन किसी को भी परवड़ने वाला नहीं है। और मिनी लॉकडाउन जो मंडई बंद की जा सकती है, जो शादी समारंभ होते हैं, उत्सव होते हैं या राजकीय, सब उसके कंट्रोल लग सकते हैं और ये कंट्रोल नहीं लगना चाहिए। और मुक्त से थोड़ा सा आज भी अनलॉक में हम काम करें और अच्छी तरह चालू रहना है, तो नागरिक और हम मिल के तय कर सकते कि हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, हम नियम का पालन करेंगे, मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री जो कह रहे उसका पालन करेंगे, तो हम सेकेंड वेव को जैसे हमने बीच में रोका है वैसे हम आने वाले ये ओमिक्रॉन को भी रोक लगा सकते हैं। लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कई जगह देखने में आया कि लोग सरकार के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है वो भी सरकारी एजेंसियों को कोऑपरेट नहीं कर रहे। एक बड़ा उदाहरण अमृतसर से मिला। कल इटली से अमृतसर जो फ्लाइट आई थी जिसमें 125 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें से 13 कोरोना पॉजिटिव फरार हो गए हैं। हालांकि अमृतसर के डीसी कह रहे हैं कि उनके पास इन सभी 13 लोगों के खिलाफ एपिडेमिक और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा, उनका पासपोर्ट रद्द कराने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब तक ये होगा तब तक ये लोग कितने लोगों को कोरोना दे चुके होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आश्चर्य की बात यह कि कल रोम से अमृतसर आई इस चार्टर फ्लाइट में 179 यात्री थे, 179, जिसमें अब तक 125 की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज फिर इटली के मिलान शहर से एक और चार्टर फ्लाइट आई, इसमें 290 लोग सवार थे और उसमें से 173 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
यानी इटली से 2 दिन में कोरोना के करीब 300 मरीज अमृतसर पहुंच चुके हैं। हालांकि अमृतसर के सिविल सर्जन ने आज एयरपोर्ट पर स्थित कोरोना लैब का भी टेस्ट कराने का फैसला किया। सिविल सर्जन ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर लैब के रिपोर्ट में ही कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। विदेश से आने वाले लोगों में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या देखते हुए आज सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब विदेश से आने वाले किसी भी मुल्क के भारत आने वाले हर नागरिक को 7 दिन के मैंडेटरी होम क्वारंटीन में रहना होगा, फिर चाहे वो एट रिस्क कैटेगरी में रखे गए मुल्क हो या फिर दूसरे देशों से आए हुए लोग हों। इसके बाद 8वें दिन RT-PCR टेस्ट होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो लोग घर से निकल सकेंगे। और अब मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में हो रही सपनों की सियासत के बारे में। अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, कहा था भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और भगवान कहते हैं कि उनकी सरकार बनने वाली है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गरीब मुसलमान उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ओवैसी ने गरीब मुसलमानों का जिक्र किया और एक बुकलेट रिलीज की। ओवैसी ने बुकलेट के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी उत्तर प्रदेश के मुसलमान कितने पिछड़े हैं। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का शोषण हुआ है और इसके लिए सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश में 2% मुसलमानों के पास भी 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन नहीं है। 1.70 मुस्लिम्स have only less than 2 एकड़ जमीन नहीं है। अच्छा, 58% मुसलमानों के पास जमीन नहीं है। कहां गई जमीन? क्यों नहीं देते फिर आप? ये मुद्दे हैं मुसलमानों के, ये असल मुद्दे हैं जस्टिस के, डेवलपमेंट के, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसीलिए एमआईएम पार्टी हिस्सेदारी की बात कर रही है। और चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते रहे। तो ये तब्दीली अब आनी चाहिए और इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास ये रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर ले कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवा दी है। ओवैसी मुसलमानों की बुरी हालत का जिक्र कर रहे हैं, रिपोर्ट जारी कर रहे हैं और मुसलमानों के हाल के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। ओवैसी का तीर निशाने पर लगा। आज अखिलेश यादव ने कहा जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि वो बीजेपी के साथ हैं या विरोध में। अखिलेश ओवैसी ने कहा है कि मेरे सपने में गरीब मुसलमान आते हैं और जो कहते हैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। बहुत जवाब नहीं देना चाहिए इस सवाल का, लेकिन आने वाले समय में गरीब, किसान, मजदूर ने फैसला लिया और मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाएंगे। ये तमाम लोग जो सपने या इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। अब ओवैसी की यही बड़ी मुसीबत है। समाजवादी पार्टी कहती है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी कहती है वो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, कांग्रेस उन्हें बीएसपी का साथी बताती है। इन सारी बातों से वोटर कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ नहीं आता ओवैसी किसके साथ है। असल में ओवैसी सिर्फ अपने साथ हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।